हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या स्टेप्स कर रहे हैं। मटेरियल के अंदर, क्योंकि मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको परचेज करना। तो परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो जो परचेज डिपार्टमेंट परचेज करता है तो वो परचेज प्रोसीजर भी अपनाता है। कौन कौन सा प्रोसेस अपनाता है परचेज डिपार्टमेंट, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने इस वीडियो को सिर्फ सुनना ही है। 2-3 वीडियो जो परचेज से रिलेटेड है, आप सिंपल सुन लोगे तो आपकी बहुत सारी अच्छी पिक्चर बन जाएगी। ये सुनने वाली है, न्यूमेरिकल थोड़े बाद में है, ये कोई टेक्निकल नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। जब भी आप मार्केट में देखते हैं, जो सप्लायर है ये खुद के लिए भी खरीदते हैं, कि मैक्सिमम जो स्टेप्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है कि परचेज आर मेड बाय परचेज डिपार्टमेंट। परचेज कौन करता है? परचेज डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है परचेज डिपार्टमेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो एक परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि बिजनेस का बेस क्या हो गया, परचेज। यदि वो ठीक ढंग से परचेज करेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए करेगा, क्वालिटी देख, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट ने सामान परचेज करना है ना। परचेजिंग हैज इट्स इफेक्ट्स ऑन वाइटल फैक्टर कंसर्निंग द मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट यदि टाइम पर नहीं खरीदता है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, ठीक क्वालिटी का खरीदना भी किस पर डिपेंड करता है? परचेज डिपार्टमेंट पर। जो भी उसको क्वालिटी कही गई है, कोस्ट, यदि उसने थोड़ी सी इनिशिएटिव लिया होता तो कॉस्ट कम पड़ जानी है। तो परचेज डिपार्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा रोल है। एफिशिएंसी, परचेज डिपार्टमेंट ने यदि स्ट्राइक होगी है, उसने कितनी एफिशिएंटली उसको अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है, जो सामान खरीदा है टाइम पर खरीद लेता है। ये सारा बहुत ज़्यादा रोल किसका होता है? परचेज डिपार्टमेंट में का। ठीक है, एंड प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू कस्टमर, और टाइम पर, ताकि यदि एक बिजनेस मैन तभी टाइम पर डिलीवरी दे सकता है ना, यदि अंदर सामान पड़ा हो। तो सामान के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज डिपार्टमेंट की होती है। उसने सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल ठीक टाइम पर खरीदा हो। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, है ना, इसमें भी परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड का सामान रॉ मटेरियल खरीदा होगा, तभी ये स्टैंडर्ड का आउटपुट बनेगी ना। तो इसमें बहुत ही रोल होता है। इफेक्ट कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन का परचेज डिपार्टमेंट का बड़ा रोल होता है। क्यों? आप कहेंगे कैसे? जैसे कि आपने रॉ मटेरियल है ना, आपका रॉ मटेरियल है, आपने टाइम पर खरीद लिया, टाइम पर स्टॉक कर लिया, और टाइम पर आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। ठीक है, समझ रहे हैं? परचेज डिपार्टमेंट ने टाइम पर खरीदा और टाइम पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, कैश फ्लो पोजीशन, है ना। तो इससे क्या होता है कि यदि उसने टाइम पर नहीं खरीदा, तो बाद में हो सकता है कि उसको ज़्यादा कैश फ्लो पोजीशन में किसी हो सकता है कि परचेज डिपार्टमेंट ने ज़्यादा सामान खरीद के रख लिया। एक तो स्टोर रूम में ज़्यादा हो जाएगा, है ना, उसमें ख़राब भी हो सकता है, और पैसा भी ज़्यादा लगा होगा। जो परचेज डिपार्टमेंट है ये सोच के करता है कि इतना ही सामान खरीदना, ताकि ज़्यादा पैसा उसमें इन्वॉल्व ना हो। ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कॉस्ट पड़ेगी ना, ज़्यादा पैसा हमने लगा दिया, ज़्यादा स्टोर में भी सामान पड़ा होगा, तो इससे अच्छा वो बैंक में रख दो, इंटरेस्ट मिलना था कंपनी को, तो बेस्ट होगा ना, है ना। तो उसके कैश फ्लो पोजीशन पर कंट्रोल पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है परचेज डिपार्टमेंट के, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है। कंटिन्यूस एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, परचेज डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ताकि उसने इस ढंग से सामान खरीदना है, ताकि जब भी उसको परचेज डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिमांड करे, उस समय वो उसको दे दे। कंटिन्यूस एबिलिटी ऑफ द मटेरियल हमेशा हो उसके पास। ठीक है, ये सारा कंट्रोल किसका होता है? परचेज डिपार्टमेंट का। परचेज कंपैटिबिलिटी मतलब कि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो जो मार्केट में जब भी सामान खरीदेगा, वो डिफरेंट अलग अलग सप्लायर से मिलेगा, कहाँ पर उसको कम रेट पर मिलता है, टाइम पर मिलता है, उनसे रिलेशनशिप बनाएगा। तो इसमें परचेज डिपार्टमेंट का बड़ा रोल है। रीजनेबल क्वांटिटीज़, वो रीजनेबल क्वांटिटी खरीदेगा, ऐसा नहीं कम खरीद ली तब भी प्रोडक्शन में डिले हो जाएगी, ज़्यादा खरीद ली तो कैश ज़्यादा लग जाएगा, है ना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो पैसा प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ द मटेरियल भी परचेज डिपार्टमेंट का। यदि परचेज डिपार्टमेंट में गलत सामान खरीद लिया तो आउटपुट भी वैसी ही होगी ना। तो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल पे भी परचेज डिपार्टमेंट का बड़ा ही रोल होता है। गुड सप्लायर रिलेशनशिप, यदि परचेज डिपार्टमेंट का सप्लायर के साथ अच्छे से रिलेशनशिप हो गए तो सप्लायर भी टाइम पर उसको सामान टाइम पर दे देगा, जब इमरजेंसी होगी तब भी उसको दे देगा। ठीक है, तो उसमें कभी भी उसमें कोई वो नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेवलप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई, कई बार होता है ना, सप्लायर नहीं देता सामान, चिढ़ जाता है किसी भी रीजन से, या उसमें या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई मतलब उसने और भी सप्लायर रखे हुए हैं अपने हाथ में। किसने? परचेज डिपार्टमेंट ने। स्मूथ डिलीवरी ऑफ द मटेरियल,
है ना। यदि परचेज डिपार्टमेंट अच्छा मैनेजमेंट है तो वो टाइम पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिलीवरी कर देगा। अबाउट द रिस्क ऑफ डिस्प्यूट और फाइनेंशियल लॉस, इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। मतलब बहुत ज़्यादा रोल किसका होता है, परचेज डिपार्टमेंट का। फाइनेंशियल लॉस इसलिए कहा कि उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जिसका मतलब फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, और डिस्प्यूट भी नहीं होंगे, क्योंकि लड़ाइयाँ क्यों होंगी, एक डिपार्टमेंट कहता है मुझे सामान दो, दूसरे डिपार्टमेंट मुझे दो, सेल डिपार्टमेंट कहता है टाइम पर प्रोडक्शन नहीं हुई, तो सभी डिस्प्यूट को सोल्व कौन करता है, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का आपको लगता है ना क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है ना। तो वो परचेज डिपार्टमेंट का ये रोल होता है कि वो ना तो ज़्यादा सामान में पैसा इन्वेस्टमेंट करे, टाइम पर डिलीवरी भी दे दे, है ना। ज़्यादा करता है तो फाइनेंशियल लॉस होता है, कम करता है तो टाइम पे सप्लाई नहीं होती। ये सब कुछ अच्छे से मैनेज करना किसका काम होता है, परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है। तो इसी के अंदर होता है सेंट्रलाइज परचेजिंग और डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। सेंट्रलाइज परचेजिंग का मतलब क्या होता है कि एक जगह जिसमें बहुत बड़ा बिजनेस है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, यदि एक जगह पर ही सामान खरीदा जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज परचेजिंग। यदि डिसेंट्रलाइज परचेजिंग मतलब कि एक ही बिजनेसमैन है, एक ही ओनर है, लेकिन उसने अलग अलग जगह अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं, वो परचेज करेंगे, मतलब कि ज़्यादा जगह, तो उसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। तो मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूँगी डिसेंट्रलाइज परचेजिंग क्या होती है। इट मीन्स दैट ऑल परचेज फंक्शन आर वन डिपार्टमेंट। सारा सब कुछ जो भी बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग ब्रांच में जो भी सामान चाहिए, मटेरियल चाहिए, स्पेयर पार्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक डिपार्टमेंट करेगा, सेंट्रलाइज्ड। चाहे उसकी ब्रांचेस क्या हो, आंबा में हो, दौलतपुर में हो, उन्ना में हो, यदि मेन ब्रांच कहाँ पर है वहाँ पर सेंट्रलाइज ना, वही सारा सामान खरीदेगी। परचेजिंग शुड बी सेंट्रलाइज। ऑल परचेजिंग शुड बी मेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट टू अवॉइड, जैसे एक ही डिपार्टमेंट खरीदेगा तो जैसे दो जगह कहते हैं, दो जगह खरीद लो तो डुप्लीकेट नहीं होगा, मतलब कि इसने भी खरीद लिया उसने भी खरीदी था, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और सेंट्रलाइज परचेजिंग क्या होती है, सेंट्रलाइज परचेजिंग क्या होती है, मोर ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि टू बाय डुप्लीकेशन है ना नहीं होती, और ओवरलैपिंग नहीं होती, और नॉन यूनिफॉर्म प्रोक्यूरमेंट होती है। मोर ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जगह के लिए इकट्ठा सामान खरीदेगा। जब वो ज़्यादा सामान खरीदेगा तो उसको काफ़ी सारा ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके कारण हमें कॉस्ट भी क्या बनेगी, कम बनेगी। और इकोनॉमिक्स इन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर से खरीद के लेकर आते हैं, जिसके कारण हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सामान बाहर से नहीं मंगवाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा ना। ऐसे एक जगह सारा सामान इकट्ठा मंगवाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी, जैसे एक ट्रक किया सारा सामान आ गया, कहाँ दो जगह ट्रक किए तो दो बारी खर्चा पड़ेगा ना। और क्वांटिटी विल बी लार्ज, क्योंकि क्वांटिटी भी क्या है, वो है लार्ज है। बेटर कंट्रोल ऑन परचेज, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट का काम है परचेज करना, तो वो अच्छे से उसको कंट्रोल भी कर लेगा, कौन सा एक जगह रखेगा, अलग अलग 10 जगह हम सामान खरीदेंगे तो कंट्रोल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऑल रिकॉर्ड्स आर केप्ट एट वन प्लेस, जितने भी परचेज डिपार्टमेंट है वो सारे रिकॉर्ड कहाँ होंगे, एक डिपार्टमेंट के पास हुए। आप देखो यदि अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, अपना अपना खरीदो तो अलग अलग जगह रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। अब वो पंगा खत्म है, अब एक ही डिपार्टमेंट होगा, वो ही सारे रिकॉर्ड रखेगा और एक ही प्लेस पर हमें सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे कि टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या सामान खरीदा गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म परचेजिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर, देखो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, सभी के लिए सेम सामान आएगा और सेम पॉलिसीज होगी, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के लिए प्रैक्टिसेस भी सेम होगी, प्रोसीजर भी सेम ही होगा, ठीक है। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड अचीविंग स्टैंडर्ड, मतलब कि डुप्लीकेट नहीं होगा। यदि दो डिपार्टमेंट को अथॉरिटी दे दी कि तुम सामान खरीदो तो दो जगह सामान आ सकता है ना। और अचीविंग स्टैंडर्ड भी एक ही जैसा स्टैंडर्ड होगा। इकोनॉमी टू ए वेंडर, देखो यदि एक ही डिपार्टमेंट होगा, एक ही डिपार्टमेंट हेड होगा, तो हमें स्टाफ भी कम रखना पड़ेगा। दो जगह हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे तुम खरीदो तो दो जगह हमें खर्चा करने पड़ेगा, इसलिए ये इकोनॉमी भी है, सेंट्रलाइज परचेजिंग। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है, क्या, कॉस्ट डिले। यदि हमारी बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस हैं तो वो ब्रांच पहले सेंट्रलाइज परचेजिंग को बोल लेगा, फिर डिले हो जाता है, ठीक है। सेंट्रलाइज पर लेगा, फिर उनको बोल लेगा आप ले लो सामान, इससे डिले हो जाता है यदि एक जगह ही सामान खरीद जाए। नो एडवांटेज ऑफ लोग, यदि समझो डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने आपको बोला ना अंब में भी है, दौलतपुर में भी है, उन्ना में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो वो अपने लोकल परचेज करने की बजाय, यदि उन्ना वालों ने खरीदना सामान, वो लोकल परचेज करने के बजाय सेंटर वाले को बोलेगा जो कि गगरेन में बैठा हुआ है, तो उसको मतलब ये एडवांटेज नहीं रहती है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, हाई इनिशियल कॉस्ट भी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ये कुछ पॉइंट भी है, डीमेरिट भी है सेंट्रलाइज परचेजिंग के
ठीक है। तो मुझे लगता है स्टैंडर्डाइज परचेजिंग कंसेप्ट तो आप समझ गए होंगे कि एक डिपार्टमेंट बना दिया जो सारा, यदि उस बिजनेस के अलग अलग ब्रांचेस भी हैं ना, उसका जो जो भी मटेरियल चाहिए वो एक डिपार्टमेंट ने करेगा। पर इसका बेनिफिट भी ये है कि वो ही करेगा, एक जैसी होगा, एक जैसा स्टैंडर्ड होगा, और बड़ी ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा तो उसका कॉस्ट भी कम पड़ेगी, है ना। और एक जगह रिकॉर्ड भी सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टैंडर्डाइज डिपार्टमेंट परचेजिंग ये होती है। डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग क्या होगी, जैसे 4 जगह ब्रांचेस है, वो अपना अपना खरीदेंगे और अपना अपना काम करेंगे, है ना। ऐसे अलग बना दिए, ज़्यादा बना दिए, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। उसके अपने बेनिफिट है, जो यहाँ पर लिमिटेशन है वो वहाँ पर क्या बन जाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग में प्रॉफिट बन जाते हैं। जो इसके ये प्रॉफिट है वो उसके क्या बन जाती हैं, डिमेरिट्स बन जाती हैं डिसेंट्रल परचेजिंग की। यही टॉपिक है, ये आपने अच्छे से कर लेना, सुन भी लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन ऑफ ए परचेज ऑफिसर, जो भी इनका जो हेड होगा, कौन होगा, जो परचेज डिपार्टमेंट का परचेज ऑफिसर, वो अच्छा सा नॉलेज वाला पर्सन होना चाहिए। उसको सप्लायर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, मटेरियल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट सप्लायर की क्या लिस्ट है, कोटेशन कैसे करनी है, कॉल टैक्स कैसे देना है, गुड नॉलेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की होनी चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की और फर्म की पॉलिसीज़ के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी भी होनी चाहिए, और टाइम पर डिसीजन लेने वाला चाहिए, मतलब इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए। कौन, परचेज ऑफिसर, ठीक है। तो ये थी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कुछ ही पॉइंट डिस्कस किया परचेज प्रोसीजर के, और भी पॉइंट्स हैं कि ये स्टेप्स होते हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ सुनिए, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।